एक बार सिलेंडर आ जाने के बाद आपके घर में सिलेंडर की आदत लग गई आपको, राइट? अभी तक तो चूल्हे पे खाना बन रहा था या स्टोव पे, जैसे ही बन रहा था। अब सिलेंडर की आदत लग गई, गैस स्टोव आ गया। वेरी गुड, ग्रेट फॉर इंडिया। बहुत अच्छा है। गांव देहात की बहुत मैंने रिपोर्टिंग की है। अब वो दूसरी बार भरेगा कैसे? सही बात, 100% सही यही से बात। तो समस्या शुरू होती है। साख खो चुकी सरकार जब इस तरह की बात करती है, और वो भी बिना इस तरह के मुद्दों को का समायोजन के, इन वर्गों के समायोजन के, तो हंसी आती है कि आप सीरियस हैं कि ये एक पोस्ट डेटेड कमिटमेंट है एक ऐसी सरकार द्वारा जिसकी साख बिल्कुल नहीं है। एक ब्यूरोक्रेट है जो कनाडा से इतनी भी मित्रता नहीं निभा पाए कि बातचीत से मुद्दा हल होता। आज पूरे अमेरिका का बयान आ गया, लंदन से, यूके से बयान आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ में है। हम पूरे विश्व पटल पे G20 अभी खत्म हुआ है, हम उसके ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, तब तक इतनी बड़ी घटना हमारे सामने आ जा रही है। हमारी छवि की खराब नहीं हो रही है दुनिया में? आज किसी चैनल पे कनाडा के राजनयिक पे मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है। पहले गंभीर चर्चा होती थी इन सब मुद्दों पर, तो उनको पता है कि मीडिया कुछ बोलेगा नहीं, जनता को पता चलेगा नहीं। वैसे मीडिया में तो देखिए, सच्ची बात की है कि एक तो चर्चा होएगी नहीं, ठीक है, उसके कारण आप और हम दोनों जानते हैं। दूसरा है, करेगा कौन? यहाँ के जो एंकर है जिस स्तर के, वो कौन से इतने पढ़े लिखे या दुनिया घूमते हैं या उन्होंने बड़ा राजनीतिक तजुर्बा हासिल किया, वो सवाल पूछेंगे कैसे? उनको तो वही जो आउटपुट एडिटर लिख के दे देगा वो पढ़ देंगे। सेल्समैन सीईओ है आज की तारीख में। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी भी गजब के हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं और ऐसी ऐसी मीठी गोली देते हैं कि आप समझ ही नहीं पाए कि प्रधानमंत्री जी करना क्या चाहते हैं। बड़े ढोल नगाड़े बजे कि महिलाओं को 33% आरक्षण। मेरे जितने पत्रकार साथी थे दिल्ली तक से मुझसे फोन कर रहे थे कि अब क्या होगा, अब तो 2024 में 33% महिलाएं आ जाएंगी, आपके पास क्या जानकारी है? मैं कहा भाई मैं लखनऊ में हूँ, आप दिल्ली में हो, मुझसे ज्यादा जानकारी आप रखते होगे। लेकिन दिल्ली के पत्रकारों की समस्या ये है कि वो ज्ञान ज्यादा देते हैं, जानकारी कम होती है। बड़े बड़े नाम है लेकिन जानकारी नहीं होती, हवा में बातें ज्यादा होती है। उसी का नतीजा सामने आया। पता चला कि ये जो 33% आरक्षण है ये 2029 तक पूरा हो पाएगा। पहले जाति जनगणना, फिर कितनी निर्वाचन सीट है, कहाँ का क्या, मतलब लंबी चौड़ी प्रक्रिया 2029 में हो जाएगा। यानी 2029 में तय होगा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाए, उसके सारे कील कांटे दुरुस्त किए जाएंगे, हटाए जाएंगे। और ये तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो नहीं होंगे। तो भैया हम तो चले, तुम्हारा 2029 तक हो ना हो, हमें इन महिला वोटों के लिए 2024 में चुनाव जितवा दो। कल रात को मैं देख रहा था ब्लैक एंड व्हाइट, में कभी कभी मनोरंजन के रूप में उसको देखता हूं। इतना बड़ा चैनल और उसके तिहाड़ जेल से यात्रा करके लौटे बड़े पत्रकार सुधीर चौधरी जी आजकल जो सुना है कि एक नया काम कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन है। बहुत बढ़िया एसोसिएशन होती है ये। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो संपादक होते हैं टीवी चैनलों के, उसकी संस्थाएं भी ये कहते हैं। किसी जमाने में एनके सिंह जैसे ईमानदार, तेजतर्रार, बहादुर पत्रकार उसके जनरल सेक्रेटरी होते थे। आज तक के ही दफ्तर में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कहा गया कि भैया ये सुधीर चौधरी है, ये 100 करोड़ की रिश्वत मांग रहा था, तिहाड़ जेल चला गया, लिहाजा इसको इस संस्था से अलग कर दिया जाए। मजे की बात सुनिए कि आज तक के दफ्तर में बैठक हुई कि सुधीर चौधरी को संस्था से बाहर निकाल दो, ये रिश्वत देते हुए पकड़ा गया, तिहाड़ जेल में गया है। और आज उसी आज तक का सबसे प्रमुख चेहरा सुधीर चौधरी है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सुधीर चौधरी की सिफारिश कहां से आई, जिसकी वजह से अरुण पुरी ने सब कुछ ताक पे रखकर सुधीर चौधरी को अपना चेहरा बना लिया। तो मैं बात ये कर रहा था कि कल सुधीर चौधरी अपने शो में कह रहे थे कि 60 करोड़ महिलाएं हैं। आप सोचिए, अब वो इतनी खुश हो जाएंगी तो फिर क्या सीन होगा। फिर उनका भाव ये था कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक लेगा। पता चला कि ये भी 15 लाख रुपए आपकी खाते में आ जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा, सबको 2022 तक मकान मिल जाएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। उसी के क्रम में प्रधानमंत्री जी का एक अगला चुनावी जुमला है जिसको आप मीठी गोली की तरह लीजिए। 2024 के बाद इसका हश्र क्या होगा हम सब जानते हैं।
तो बड़ा सवाल यह है कि अगर महिला आरक्षण जैसा गंभीर मुद्दा था, आपको देना था, तो क्या 2-3 महीने पहले इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? सर्वदलीय बैठक होती, सब लोगों से बात की जाती, नागरिकों से भी पूछा जाता आपका क्या मानना है। लेकिन फाइल में बंद करके लाया गया जिससे किसी को पता ना चल जाए। बहुत तेज तर्रार फायर ब्रांड प्रोफेसर सांसद हैं मनोज झा जी। क्या कह रहे हैं सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा आरक्षण के पीछे खेल क्या है। सुनिए सांसद जी। देखिए, जनाक्रोश और जन दबाव क्या क्या करवाता है उसका एक अद्भुत उदाहरण ये जो नारी शक्ति वंदन करके लाए हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये उसका एक उदाहरण है। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी का लालू जी के समय से लगातार एक पक्ष रहा कि अगर आपका आइडिया है कि महिला सशक्तिकरण हो, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, तो वो प्रतिनिधित्व आसमानी चीज़ों से नहीं बढ़ेगा। उसके लिए आपको अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी महिलाओं को जब तक कोटा विद इन कोटा में आप समाहित नहीं करते हैं, समायोजन नहीं करते हैं, ये सारी बातें बेमानी है। और कमाल की बात देखिए, ये 29 में होगा कि 34 में होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं तो मानता हूं कि ये एक पोस्ट डेटेड कमिटमेंट है एक ऐसी सरकार द्वारा जिसकी साख बिल्कुल नहीं है। साख खो चुकी सरकार जब इस तरह की बात करती है, और वो भी बिना इस तरह के मुद्दों का समायोजन के, इन वर्गों के समायोजन के, तो हंसी आती है कि आप सीरियस हैं या ये फ्रॉड कर रहे हैं एक हमारे पूरे की पूरी सोच के साथ, हमारी संवेदनाओं के साथ। तो ये थे मनोज झा जी, आपने सुन लिया। दरअसल हकीकत ये है, प्रधानमंत्री जी को लगता है कि मीडिया साथ में है तो वो कुछ भी गेम कर लेंगे, कुछ भी हालात ऐसे बना देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रधानमंत्री जी गेम कर क्या गए। लेकिन अफसोस कि अब लोग हकीकत जानने लगे हैं, लोग सच पहचानने लगे हैं। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं देश के उस चर्चित नाम से, उस चर्चित पत्रकार से जिसने दुनिया भर में अपनी पत्रकारिता का डंका बजाया है। अज्ञान प्रकाश उन चंद पत्रकारों में से हैं जिन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर रिपोर्टिंग की है। अभी फिलीपीन से लौटे हैं और फिलीपीन से लौट के आने के बाद उन्होंने बताया कि भारत के प्रति क्या सोचते हैं लोग। शानदार इंटरव्यू है अज्ञान प्रकाश जी का, पूरा इंटरव्यू जरूर सुनिएगा। चलते हैं अज्ञान प्रकाश जी के पास। शुक्रिया अज्ञान जी, आज आपने हमको समय दिया। बहुत मन था मेरा आपसे बात करने का, और आज हम ऐसे दौर में बात कर रहे हैं जब पूरे देश में एक बात ये सामने आ रही है कि महिला आरक्षण के नाम पर देश को ठगा गया, या वाकई में महिलाओं को आरक्षण देने की कोई गंभीर कोशिश सरकार कर रही थी। देखिए, सबसे पहली बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग के, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस, खासतौर पर अटल जी का जो पीरियड था प्राइम मिनिस्टरशिप का, ये मुद्दा एक ऐसा है कि तब मैं अपने पीस टू कैमराज में कहा करता था और एनडीटीवी स्टार न्यूज प्रोड्यूस किया करता था। ये लेट 90s की बात बता रहा हूं। अटल जी आप जानते हैं कि 3 बार प्रधानमंत्री बन के गिरे, तो तब से ये चल रहा है महिला आरक्षण का मुद्दा। ठीक है, जयललिता के एक नेता थम्बी दुराई ने तो इसको हाउस में, जो प्रपोज्ड बिल था, हाउस के भीतर जाकर उसको फाड़ दिया था। आप समझ रहे हैं? उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने, मेरे हिसाब से, हालांकि वो हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, अच्छे बयान नहीं दिए। खासतौर पर बॉब कट, महिलाओं को परकटी कहना, ये शरद यादव ने किया था हाउस में। इतने साल मैंने पार्लियामेंट कवर किए और लोगों को सब इतने करीब से देखा है, तो ये सबसे पुराना मसला है। और चूंकि इसमें कुछ बुनियादी ऐसे इश्यूज है जो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने तरीकों से, अलग अलग पार्टीज को, एक को नहीं है संजय जी, अपने अपने तरीकों से सूट नहीं करते, इसीलिए कोई इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता है। और तभी ये मैं उस समय कहता था, उस जमाने में, कम से कम मैं तकरीबन 15 साल या 2 दशक के आसपास की बात कर रहा हूं, तब मैं कहता था कि महिला आरक्षण वो बिल है जो ये निरंतर चलता रहेगा बहस के रूप में राजनीतिक दलों के बीच। बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल सेइंग इन इंग्लिश संजय, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आपको अगर ये परिवर्तन लाना है महिलाओं के हक में, जो कि आपको लाना चाहिए, तो पहले अपनी पार्टी में लाइए ना।
मैं तो खुल के बोलता हूं कि हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी साबित कर ले कि वो जाति के आधार पर टिकट नहीं देती। सब झूठ बोलते हैं कि हम टिकट जो है फलाने पे देते हैं और धमाके पे देते हैं और विकास की बात करते हैं और समाज की। अरे सिर्फ आप संजय शर्मा जी है लखनऊ में बैठे हैं, बीजेपी का गढ़ है लखनऊ, अटल जी के समय से लेकर राजनाथ तक। बताइए आप टिकट ला सकते हैं किसी के लिए बीजेपी से अगर आपको चुनाव लड़ना और पंडित बाहुल्य क्षेत्र से आप ना लड़े? तो ये सब यही इक्वेशंस क्लैश कर जाती है। जब आप महिला आरक्षण की बात करते हैं इसी में घबराहट पैदा होती है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि ये परपेचुअली डिबेटेबल इशू है और ये बहुत वक्त से चलता चला आ रहा है। मुझे नहीं पता कि पॉलिटिकल क्लास किसी भी साइड का अंततः इसका क्या रेजोल्यूशन लाएगा। ठीक बात। अब क्या जी आज जो पेश हुआ है बिल, और ये माना जा रहा है कि 2029 में ये फाइनल हो पाएगा जब जाति जनगणना हो जाएगी तब। तो ये चुनाव में जब 4-5 महीने 6 महीने बचे हैं तो ये देश के सामने ये एक और नाटक करने की जरूरत क्या है सरकार को? वो तो ठीक है, वो ताकि महिला वोट आपको हासिल हो, चाहे वो रसोई का दाम कम करने से आपको हासिल हो या आपको। देखिए अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 20 सेकंड के अंदर बता देता हूँ। अभी मैं 2 दिन पहले फिलीपींस गया था और वहां पर जो उनके राष्ट्रपति है और उनके लोगों से और उनके एज से मुलाकात हुई, कुछ प्रोजेक्ट था बड़ा इंटरेस्टिंग। और वो कितना क्यूरियोसिटी के साथ, गंभीरता के साथ हिंदुस्तान को देखते हैं आप सोच नहीं सकते। वो चाइना की जकड़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिकन के बड़े क्लोज हैं। इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस पर अलग कभी हम आप लोग गंभीर चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी और इंटरनेशनल अफेयर्स मेरा विषय है। पॉइंट आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, जब आपने क्यों किया, क्योंकि फिर वही बात है, आप इंडिया का जीडीपी का सबसे बड़ा इम्बैलेंस जो है, अभी नितिन गडकरी ने मुझसे एक प्रोग्राम में कहा और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो चाहते हैं उनका सपना सारी ऑयल कंपनीज बंद हो जाए, कुछ 18 लाख करोड़ का आप ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। तो जीडीपी के इम्बैलेंस का मूल कारण ही क्या है? कई सारे मूल उसके कारण है, उसमें से बड़ा एक कारण है आपका इंपोर्ट बिल। ठीक है, जो भी चीजें आप निर्यात करते हैं। अब इसको जोड़िए, ये दोनों अलग अलग नहीं है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपने महिला आरक्षण बिल लाए क्योंकि आपको महिलाओं को वोट चाहिए, सीधी बात, और कोई इसमें लॉजिक नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे? आप एलपीजी के गैस सिलेंडर के दामों को और कम करेंगे। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट और सब्सिडी बिल जो है किसी न किसी फॉर्म में, और आप एक इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी के ऊपर ला देंगे। क्यों ला देंगे? क्योंकि आपको वोट चाहिए। तो इस तरह की परिस्थिति में ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, जबकि आप खुद ये सही बात कह रहे हैं कि रिजॉल्वेबल इशू जो है, मतलब कोई समाधान की तस्वीर 2029 में बनेगी। लेकिन आप अभी से ये लॉलीपॉप दे रहे हैं इसलिए क्योंकि ये बिल वोट कैचिंग फॉर्म का एक लॉलीपॉप है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आप इंडिया के जो बर्डन है, इकोनॉमिक बर्डन है, मैं इस बिल की बात नहीं कर रहा, उससे नहीं ऐड होगा, लेकिन बाकी जो आप महिलाओं को अपनी तरफ ले जाने की कोशिश में जो प्रयास करेंगे उससे वही बढ़ेगा। क्योंकि आप कभी ये क्लैरिफिकेशन तो देंगे नहीं कि आपने अगर एलपीजी पे और पैसे कम कर दिए तो वो पैसे कहां से आएंगे, ये क्लैरिफिकेशन तो होती नहीं है आपके पास। तो वो पैसे फिर आप ही और हम देंगे, और कौन देगा? कोई पड़ोसी मुल्क आके थोड़ा ना देगा। ये है पॉइंट, पॉपुलिज्म एट इट्स बेस्ट। अज्ञान जी, क्या लगता है, नेताओं को लगता है कि जनता की मेमोरी इतनी शॉर्ट होती है कि वो कोई भी कहानी बताएंगे और जनता समझ के वोट कर देगी? जनता जागरूक नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा कि खेल क्या किया जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है संजय। मैं आपको बताता हूँ कहाँ गलती होती है, और बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों से मैंने बात की और उनको बताया, और बड़े बड़े रणनीतिकार को मैंने करोड़ों रुपए पाके फेल होते हुए देखा है। जब डिस्कनेक्ट होता है ना, 2012-13 में कोई कांग्रेसी मानने को तैयार नहीं थे कि 40 सीट की पार्टी हो जाएगी। हुई ना, एक अन्ना आंदोलन हुआ, परसेप्शन क्रिएट हुआ कि ये करप्ट लोग हैं, हजारों करोड़ का घोटाला कर चुके हैं, और आप बाहर हुए। तो हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, बड़े से बड़े तुर्रम खा बाहर हुए हैं। तो ये तो इतिहास गवाह है। मैं फैक्ट्स पे बात करने वाला आदमी, बहुत बैलेंस्ड आदमी हूँ और कोई एजेंडा कैरी नहीं करता। तो बहुत आपका एक्यूरेट सवाल है। तो क्या होता है दिक्कत, ये लोग मिसकैलकुलेट कर देते हैं। फ्री बिजली बहुत डेंजरस आइडिया है और दबा के लोग इसका ऐलान करते हैं। आप दे नहीं पाते, सब्सिडी बढ़ती है, आपने एक साल किसान को दी, अगले साल किसान को क्या दे नहीं पाओगे। ऐसे ही गैस सिलेंडर, ऐसी कोई भी चीज, पेट्रोल डीजल के दाम कम करना, ये सस्टेनेबल नहीं होता है।
क्योंकि आपने बैकग्राउंड में इसका इकोनॉमिक मॉडल सस्टेनेबल उतना नहीं बनाया है। आपकी क्रूड की डिपेंडेंस इंपोर्ट पे, ये सब अंतरराष्ट्रीय विषयों से जुड़े। अब आपने चुनाव देखते हुए घोषणा कर दी, तो आपका सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि आदमी ये जानना चाहता है। मैंने एक ही बात कही थी, मैंने वेलकम किया था उज्ज्वला स्कीम को, ऑफिशियली अपने प्रोग्राम्स में वेलकम किया था, आज भी करता हूं। लेकिन उसी समय एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न आज जो की तो खड़ा है, और वही प्रश्न आप पूछ रहे हैं। एक बार सिलेंडर आ जाने के बाद आपके घर में सिलेंडर की आदत लग गई आपको, राइट? अभी तक तो चूल्हे पे खाना बन रहा था या स्टोव पे, जैसे ही बन रहा था। अब सिलेंडर की आदत लग गई, गैस स्टोव आ गया। वेरी गुड, ग्रेट फॉर इंडिया, बहुत अच्छा है। गांव देहात की बहुत मैंने रिपोर्टिंग की है। अब वो दूसरी बार भरेगा कैसे? सही बात, 100% सही। यही से तो समस्या शुरू होती है। तो एक बार तो आ गया, वन टाइम तो हो गया, अब वो दूसरी बार भरेगा कैसे? इसीलिए आपका सवाल बहुत वाजिब है। तो ऐसा नहीं है कि जनता भूल जाती है, क्योंकि जनता ने वो तकलीफ भी देखी कि दूसरी बार भरना बहुत तकलीफ। अब सिलेंडर जो है, किसी गृहिणी के किचन में अगर डेकोरेशन पीस बन के रह जाए, तो आप उस गृहिणी का दर्द सोचिए, और आप चतुराई में कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस गृहिणी का वोट आपको मिलेगा। यही मिसकैलकुलेशन हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका दर्द आपको कब मिल गया, जबकि आप उम्मीद कर रहे थे कि उसका वोट आपको कब मिलेगा। अब ज्ञान जी, पिछले दिनों में अमेठी गया, जिस दिन स्मृति ईरानी जी ने घोषणा करी कि हमारा अमेठी इतना बढ़िया हो गया, मैं गया, एक मजदूर निकल के जा रहा था, मैंने ऐसी माइक लगाया उस पर, उसने मुझसे बात कही, मुझसे बोला कि प्रधानमंत्री जी की वजह से मेरी पैंट की चैन बंद नहीं हो पा रही। मैंने कहा यार ये क्या मतलब है, इसका क्या लॉजिक है? उसने मुझे एक सांस में गिनाए कि ये चैन 5 रुपए की आती थी, अब 20 रुपए की हो गई, चप्पल 30 रुपए की आती थी, अब 80 रुपए की हो गई। उसने पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया। तो आदमी इतना छोटा, और मैं जितने जगह की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अभियान जी, मुझे 1% भी रेशो नहीं मिला कि सिलेंडर दोबारा भरवा पाया हो आदमी। तो ये जो ऊपर बैठे हैं हुक्मरान, उन्हें समझ नहीं आता कि खाली सिलेंडर के रखने से वोट नहीं मिलता। लोग कह रहे हैं कि पैसा राशन दे रहे हो, उधर से पेट्रोल डीजल में ले रहे हो, चुनाव से पहले कम करेंगे तो समझ आ जाएगा ना कि वोट के लिए किया जा रहा है। आएगा हाँ, सही बात है। तो 2019 में मैं अपनी पहली डिजिटल यात्रा पर निकला था, और उसके बाद फिर वापस टेलीविजन से संलग्न हो गया, अब आप लोगों के साथ वापस हूँ। तो मैंने एक सीरीज की थी, उससे मेरी किताब आई, बेस्ट सेलिंग किताब, फ्रॉम लखनऊ टू लुधियाना, द फार एंड फ्लाई टू यूपी, फर्स्ट बुक एवर ऑन उत्तर प्रदेश, हार्पर कॉलेज ने पब्लिश की है। तो 3.5-4 महीना में घूमा, और सीरीज का नाम था फॉर यूपी फ्रॉम यूपी, अंग्रेजी हिंदी दोनों में थी। मैंने अमेठी के बीच बाजार खड़े होकर, मैं जानता भी नहीं स्मृति ईरानी को, ये कहा था कि स्मृति ईरानी यहां से चुनाव जीतेंगी। ठीक है, स्वाभाविक है कांग्रेस के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके तो उनकी पारंपरिक कंस्टिट्यूएंसी है, मतलब बहुत ही पुरानी, संजय गांधी के जमाने से आप सोचिए। तो जो आप रिएक्शन बता रहे हैं, ठीक मैं नहीं है, ऐसा ही रिएक्शन देखा था राहुल गांधी के प्रति अमेठी में, जिसके कारण से स्मृति ईरानी जीत गई। तो यही तो होता है जनता का मूड। जो एक जर्नलिस्ट गेज करने जाता है, उसका आकलन करने जाता है, उसका एहसास करने जाता है, जो आपने जाकर किया, तो इसका मतलब तब जब स्मृति ईरानी जीती, जो मैंने रिपोर्ट किया, और आज जब आप गए, तो उसमें कितना बड़ा फर्क आ गया। ठीक बात है कि एक व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मेरे पैंट की जिप नहीं बंद हो रही है, कायदे से बहुत इलॉजिकल है, मतलब इसकी कोई लॉजिक नहीं है, बट एक नॉर्मल आदमी का रिएक्शन है। तो यही है। तो मैं विज्ञान प्रकाश इसी प्रोग्राम में हूं, आप संजय जी इसी प्रोग्राम में हो, और इत्तेफाक देखिए कि मैं वो आदमी हूं जिसने बताया था कि स्मृति ईरानी जीतेंगी, ऑन एयर कहा था कि राहुल गांधी हारेंगे, और आप आज मुझे बता रहे हैं कि आप अमेठी गए तो लोग कह रहे हैं कि बताइए चप्पल इतने की हो गई, जिप इतने की हो गई। तो यही ट्रांजिशन तो होता है राजनीति में, और क्या होता है? जब सरकारें जमीन की हकीकत से दूर हो जाती, सभी सरकारों की यही प्रॉब्लम है। नेता इसेंशियली खुद के अहंकार से हारता है, बड़े से बड़ा नेता, वो भी, उसका भी हिंदुस्तान में इतिहास गवाह है, और उसका मूल कारण होता है कि ही बिगिंस टू सिट इन एन आइवरी टावर, और वो जनता से दूर हो जाता है। उसके 400 चमचों का सिस्टम उसको फीडबैक देता है, उसके पास डायरेक्ट फीडबैक नहीं होता। जब वो विपक्ष का नेता होता है तो ज्यादा डायरेक्ट उसके पास फीडबैक होता है। यही फर्क है।
बिल्कुल। अज्ञान जी, आप उन पत्रकारों में से हैं जो पूरी दुनिया घूमते हैं। हमने आपके लंदन में खड़े हुए आपके बहुत बेहतरीन शो देखे हैं, आपने लंदन से किए। मैं जितना समझ पा रहा हूँ, एक बड़ी चूक हो रही है भारत की तरफ से, हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध खत्म हो रहे हैं। नेपाल से शुरू हुआ, नेपाल जैसा देश हमसे नाराज़ रहने लगा, भूटान है, चीन है, पाकिस्तान है। आज जो घटना घटी है कनाडा को लेकर, कनाडा ने हमारे राजनयिक को निकाला और बदले में जैसे मोहल्ले के बच्चे लड़ते हैं, हमने भी 2 घंटे बाद उनके राजनयिक को निकाल दिया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए, उनका जहाज़ खराब रहा, 2 दिन वो होटल में रहे। हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं समझी 2 दिन तक। ये जो आप मानते हैं एक ब्यूरोक्रेट को विदेश मंत्री बनाना, कुछ नुकसान कर गया, कुछ चूक कर गया। एक पॉलिटिशियन होना चाहिए, सुषमा स्वराज थी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नाम थे, जसवंत थे, और अब एक ब्यूरोक्रेट है जो कनाडा से इतनी भी मित्रता नहीं निभा पाए कि बातचीत से मुद्दा हल होता। आज पूरे अमेरिका का बयान आ गया, लंदन से, यूके से बयान आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ में है। हम पूरे विश्व पटल पे G20 अभी खत्म हुआ है, हम उसके ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, तब तक इतनी बड़ी घटना हमारे सामने आ जा रही है। हमारी छवि की खराब नहीं हो रही है दुनिया में? मैं 2-3 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, ठीक है। मुझे नहीं पता जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं अपने काम के तौर पर। एक सक्सेसफुल आपने जियो G20 किया है, लेकिन मैं फिलीपींस से लौट के आ रहा हूँ 48 घंटे 72 घंटे पहले यात्रा करके, और वहां पर ये पूछा गया चर्चाओं में, मैं तस्वीरें भेजूंगा आपको मीटिंग्स की, चर्चाएं हुई, और जब उन्होंने मेरी प्रोफाइल, वो लोग बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं किसी भी बड़े विजिटर को उनके हिसाब से, तो उन्होंने हैनोई के बाइडेन के स्टेटमेंट को रेफर करके पूछा। हैनोई में जो बाइडेन ने कहा ना कि मैंने नरेंद्र मोदी से बात की है मानवाधिकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, चर्चा हुई है, यहां उन्होंने नहीं कहा, इमीडिएटली जाते कहा। अब नई जियो पॉलिटिक्स में 3 मुल्कों की बड़ी अहमियत बनी है अपने इकोनॉमिक कारणों से, फिलीपींस, वियतनाम और बांग्लादेश। फिलीपींस की सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन है, ये सारे आपके सवालों से जुड़े उत्तर है, कि वो एक समय में चाइना के क्लचेस में था, चाइना की पकड़ में था। देखिए, बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, बहुत सही प्रश्न पूछा है आपने। अब वो चाइना की क्लचेस से आगे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल के वो अमेरिका के करीब जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग डिप्लोमेसी कर रहे हैं वो सबसे पहले बारीकी से जियोपॉलिटिकल चेंजेस को समझें। नेचुरल है, जो एंटी चाइना होगा वो आपका एलाई बनेगा, और जो प्रो चाइना होगा वो आपका एलाई नहीं बनेगा, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में कनाडा में इंडियंस की प्रेजेंस है, इंडियंस की पॉलिटिक्स में प्रेजेंस है कनाडा में। आपको, एज यू राइटली सेड, आपको डील करने के इस तरह का, अच्छा, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो थोड़े से अपने तेवरों के लिए जाने भी जाते हैं, ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा कि उनसे आप डील कैसे करिए। मैंने इंग्लैंड से एक रिपोर्ट की थी, 20 सेकंड में आपको बता दूं, और उस रिपोर्ट को आपको भेज भी दूंगा परिवर्तन अपने शो में। साबित किया था कि किस तरह से आज भी खालिस्तान के काम हो रहे हैं वहां पर, मतलब मूवमेंट के तौर पर, और भिंडरनवाले के पोस्टर्स लगे हैं वहां पर, बड़े बड़े गुरुद्वारों में। कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को यूके में बैन किया जा चुका है, कितने टेलीविजन लोकल नेटवर्क्स को बैन किया जा चुका है, और फिर भी बहुत कुछ नहीं हो पाया है। जब, इन शॉर्ट, मैं कहना यह चाहता था कि जब वो जहां गैदर करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। अब समझ रहे हैं, कनाडा की स्थिति उससे ज्यादा खराब है। तो आपको इन सेंसिटिविटीज को समझना होगा कि अभी आप उस डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है कि आप सीधे डिक्टेट करेंगे, आप नेगोशिएट करेंगे। तो ये बहुत सारी इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स जो है वो बदल गई है पाकिस्तान और चाइना की वजह से। चाइना हमारे यहाँ अंदर घुसता चला आता है, जब चाहता है इंट्रूजन करने की कोशिश करता है, तो वो बदल गई है। बांग्लादेश आप देखिए अपने आप को कितना स्मार्टली अलग करके रखता है, और वो अपनी इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहा है। मैं फार ईस्ट होके आया हूं, अभी ईस्ट का जो फारदेस्ट हिस्सा है वहां होके आया, और 17 घंटे एक तरफ की जर्नी होती है। वो चाइनीज से अलग हो रहे हैं,
तो बहुत सी चीजें बदल रही हैं और इसमें इंडिया को बहुत अहमियत के तौर पर देखा जाता है। इंडिया एज अ कंट्री, बिकॉज ऑफ आवर एंटरप्राइज, बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन्स, बिकॉज ऑफ आवर माइंड, नॉट जस्ट गवर्नमेंट्स, तो उनको उस बहुत अहमियत और इंपॉर्टेंस से इंडिया को देखा जाता है। इसीलिए ये जियो पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या ज्ञान जी, क्या लग रहा है आपको कि सरकार इन चीजों में चूकने में कुछ कसर छोड़ गई है, कुछ कमी है? सरकार का ईगो बहुत बड़ा हो गया है, सरकार संवाद नहीं करना चाहती, या फिर मीडिया का एक तबका है, सरकार को पता है कि वो तो उसकी जय जयकार करेगा, कुछ भी करें? आज किसी चैनल पे कनाडा के राजनायक पे मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है, पहले गंभीर चर्चा होती थी इन सब मुद्दों पर। तो उनको पता है कि मीडिया कुछ बोलेगा नहीं, जनता को पता चलेगा नहीं। हाँ, देखिए, जहां तक मीडिया का सवाल है, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आए थे, क्योंकि कोई 14 एंकर्स के बैन होने की खबर आई थी, तब मैं था नहीं देश में। तो वैसे मीडिया में तो देखिए, सच्ची बात ये है कि एक तो चर्चा होएगी नहीं, ठीक है, उसके कारण आप और हम दोनों जानते हैं। दूसरा है, करेगा कौन? यहाँ के जो एंकर है जिस स्तर के, वो कौन से इतने पढ़े लिखे या दुनिया घूमते हैं या उन्होंने बड़ा राजनीतिक तजुर्बा हासिल किया, वो सवाल पूछेंगे कैसे? उनको तो वही जो आउटपुट एडिटर लिख के दे देगा वो पढ़ देंगे। सेल्समैन सीईओ है आज की तारीख में। तो मीडिया तो चल ही रहा है, तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो सवाल पूछेगा? तो उसको बड़ी जियो पॉलिटिक्स समझ में आ रही है। तो एक जमाना था कि इन सब ये डिसएडवांटेज तो अपने आप ही है कि मान लीजिए कोई जयशंकर का इंटरव्यू कर रहा है, मैं 10 पॉइंट्स आपको बता सकता हूँ जयशंकर साहब से पूछने के लिए, कि बहुत गंभीर मुद्दे से। मैंने कहा ना, पूरी दुनिया की नजर में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। मेरा देश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी एक देश से लौट के आया हूं जहां ज्यादा लोग नहीं जाते, और मैं आपको दावे से बता रहा हूं। बट द क्वेश्चन इज दैट हु इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यही तो दिक्कत है सारी। अब ज्ञान जी, हम एक अंतिम दौर में एक दो विषय पे बात करना चाहते हैं। पूरे देश में ये हो रहा है कि जो हिंदी भाषी राज्य खासतौर से जहां से भाग तय होगा सरकार का, उसमें दो मुद्दे हैं, मंडल बनाम कमंडल। जाति का जिन बाहर आ रहा है, जातियों का उठान फिर हो रहा है। आपको क्या लगता है कौन भारी रहेगा, मंडल या कमंडल? अगर आप इसको, मेरी किताब मैं आपको भेजूंगा जरूर, क्योंकि उसमें 2 चैप्टर कास्ट पर ही हैं। एक चैप्टर है बीजेपी राम भरोसे, तो आज भी राम भरोसे। एक चैप्टर है कांग्रेस कलैप्स कैसे हुआ, कांग्रेस कैसे गिरी। और 2 चैप्टर्स हैं कास्ट क्रिमिनलाइजेशन पर। इस पर कभी काम नहीं हुआ कि जातियों का अपराधीकरण कैसे हुआ और वहां से अपराधी कैसे बने, और आप उन सब अपराधियों के इतिहास को जानते हैं। तो ये तो आपके प्रश्न से ही मुझे स्पष्ट हो गया कि बजाय हम 2023-24 में जाने के, हम तो चले गए 1989 और 90 में। क्लियर? क्योंकि अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब मंडल और कमंडल में किसकी जीत होगी, तो हम उसी एरा में चले गए। ठीक बात है। क्योंकि बाबरी गिरने के बाद का जो चुनाव था, जिसमें मायावती और मुलायम सिंह यादव साथ आए थे, वो ये जीत नहीं पाए थे भारतीय जनता पार्टी वाले। हाँ। कल्याण सिंह ने जब जोड़ जुगाड़ तोड़ फोड़ करके एक सरकार बनाई थी, बड़ी मुश्किल से, आपको सब याद होगा, तो एक बार 97 मिनिस्टर्स की सरकार बनाई थी कल्याण सिंह ने, जिसमें गांधी टोपी लगाकर राजनीतिक माफिया के तौर पर जाने जाने वाले हरिशंकर तिवारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। कल्याण सिंह बहुत बड़े नेता थे। ये थी उनकी सरकार, जिस बात पर अटल जी काफी नाराज थे। तो ये तोड़ फोड़ से बीजेपी ने सरकार बनाई थी। अगर यही सिचुएशन है, तो इसका मतलब, इसका उत्तर मैं ये दे सकता हूं आपको कि बजाय आगे जाने के फिर हम तो पीछे ही चले गए ना। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आज मंडल और कमंडल ही हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को या हिंदी हार्टलैंड को या नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को अब भी डिसाइड करेगा इस स्वरूप में, तो फिर मैं तो यही जानना चाहता हूं कि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं विकास की, पिछड़ेपन को दूर करने की, सबका साथ सबका विकास, इसका क्या हुआ? इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कह दिया था कि आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जाति के आधार पर टिकट नहीं देती। आपने मेरी बात को खुद ही सही ठहराया, सब जाति के आधार पर टिकट देती है। खैर सभी। अब ज्ञान जी, आखिरी सवाल, 2024 में हालांकि अभी 6-7 महीने बचे हैं चुनाव में, लेकिन आप किसकी सरकार देखते हैं, एनडीए या फिर यूपीए? नहीं, अभी वो कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं पोलस्टर्स पे ज्यादा यकीन नहीं करता हूं। वो भी एक बिजनेस कर रहे हैं, जिसे मीडिया एक
बिजनेस है, तो कोई शिकायत नहीं उनसे, लेकिन खुद की कोई यात्रा नहीं की है। हाँ, ये जरूर कहूंगा आपको कि इवेंचुअल आउटकम में मैं ये थ्योरी जो बताई जाती है इसको, इस अभी के समय में हर समय के हिसाब से राजनीति बदलती रहती है, राजनीति पानी के बहाव की तरह एक तरह से नहीं चलती है। तो इसलिए जो ये स्टेट इलेक्शंस हैं ये बहुत क्रूशियल है कि इनसे क्या आउटकम निकल कर आता है, तो उसके बाद स्पष्ट होगा कि क्या तस्वीर बन रही है। और दूसरा, इंडिया के लिए बड़ी चुनौती ये है, अलायंस उन्होंने बना ली, अच्छा माहौल खड़ा कर लिया, उनके ऊपर रिएक्शन हो रहा है बीजेपी का। मतलब पहले तो बीजेपी रिएक्ट ही नहीं करती थी, इस लायक ही नहीं समझती थी कि ऑपोजिशन पे रिएक्ट करे। तो ये सब है, लेकिन उनकी भी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। तो वो भी क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, ये भी इन तीन ही चुनाव में ही नजर आ जाएगा कि कांग्रेस कहाँ पोजिशन, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कितना एक दूसरे से मिलकर काम करके वाकई एक विपक्ष बनाना चाहती हैं, या जैसे शायरी में कहा जाता है सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहती हैं। तो ये भी इन तीनों इलेक्शन से स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान जी, आपने इतना कीमती समय हमको दिया। हम आपको फिर परेशान करते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। ढेर सारी मोहब्बत और प्यार सबके लिए मेरे शहर, अपने शहर लखनऊ में। थैंक यू ज्ञान जी, थैंक यू। तो सुनिए आपने पूरी बातचीत। देश अजीब से मोड़ में अभी और झटके सहेगा। चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाएंगे, गैस सिलेंडर मिल जाएगा, इस तरह की बहुत बड़ी योजनाएं आ जाएंगी। सरकार को लगता है जनता मूर्ख है, 5-6 महीने पहले उसको रेवड़ी बांटोगे और वो फिर से वोट कर देगी, बुनियादी मुद्दे भूल जाएगी। आपको क्या लगता है, सरकार का ये सोचना सही है या गलत है? जनता क्या करने वाली है, अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। देखते रहिए 4 PM। एक रिक्वेस्ट और है, यूट्यूब चैनल के नीचे ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन करने मेरे चैनल को भूलिएगा मत। शुक्रिया, थैंक यू।